हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं गाइस प्रीवियस ईयर पेपर की। ये आप सभी को अब तक तो पता चल गया होगा कि सीटेट में प्रीवियस ईयर पेपर का कितना बड़ा रोल है। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आप सबको पता चल गया है क्योंकि इतने टाइम से आप लोग सब जुड़े हुए हैं। और अब ये जो क्वेश्चंस हैं इनका आप बिल्कुल ना एक एक ऑप्शन समझते जाइएगा कि ये क्वेश्चन क्यों, जो ऑप्शन है वो सही क्यों नहीं है और जो ऑप्शन सही है तो वो क्यों है। इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अब 20 से 25 दिन ही रह गए हैं, मतलब 20 दिन ही समझ सकते हैं रह गए हैं। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं ये लास्ट टाइम पे प्रीवियस ईयर बहुत अच्छा एक तरीके से कह सकते हैं हेल्पफुल साबित होता है। तो आप लोग शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए और इसी तरह की और सेशंस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट क्लासरूम इन इंडिया आर मल्टीलिंगुअल एंड दिस नीड्स टू बी सीन एज डैश बाय द टीचर। भारत में जो अधिकांश कक्षाएं हैं वो कैसी हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म है। तो इसको शिक्षक के द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए, एक प्रॉब्लम के रूप में, एक संसाधन के रूप में, एक बाधा के रूप में, या एक परेशानी के रूप में। तो गाइस मल्टीलिंगुअलिज्म तो बहुत अच्छी बात है कि बहुभाषी है कक्षा, तो वो एक संसाधन का रूप ले लेती है। किसका रूप ले लेती है? एक संसाधन का रूप ले लेती है, एक रिसोर्स के रूप में टीचर को देखना चाहिए। हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आई होप आप सबको बहुत अच्छे से ये दिख रहा होगा। मिस्टेक्स एंड एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स, जो शिक्षार्थियों के द्वारा जो त्रुटि की जाती है उसको किस रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक, ये ऐसा कभी नहीं होता है। और जहां पर भी गाइज जब तक नॉट गिवन ना हो क्वेश्चन में, आप किसी भी नेगेटिव ऑप्शन की तरफ मत जाइएगा। ठीक, जो भी आपके नेगेटिव ऑप्शन उनको कैंसिल करते जाइएगा, आंसर खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। तो शिक्षक और शिक्षार्थी की असफलता के रूप में ये कैंसिल हो गया। उनके चिंतन को समझने के रूप में, मतलब उनको जो अवसर दिए जाने चाहिए और उस रूप में उनको देखा जाना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक दिख रहा है। शुड बी सीन एज अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड दैट थिंकिंग, जो बच्चों की थिंकिंग है उसके रूप में उनको देखा जाना चाहिए। कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, बिल्कुल कैंसिल हो गया। फिर बात आती है, बच्चों को कमजोर और उत्कृष्ट चिन्हित तो कभी नहीं करेंगे हम। ये जो लेबल देते हैं ना, ये तो कभी नहीं करना है। अगर कहीं भी ऑप्शन में दिख जाए कि बच्चों की लेबलिंग की जा रही है, उनको उत्कृष्ट और निम्नकृष्ट बताया जा रहा है, मतलब कमजोर और होशियार बताया जा रहा है, तो उस ऑप्शन को आप देखते ही साथ कैंसिल कर दीजिएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। डैश के विचार से जो बच्चे हैं वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं और नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा है। तो अगर आपने मेरी सीडीपी फुल कोर्स में अनुभव स्टडी फैक्ट्स में लगभग 20 सेशंस मैंने ले रखे हैं, जिसमें प्याजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, एरिक्सन, हॉवर्ड गार्डनर और जो इंटेलिजेंस की थ्योरी है और उसके बाद आरटी एक्ट है, तो ये सब मैंने कुछ डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। जहां पर भी बच्चे ये बात आ जाए कि कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात हो रही है, सृजनात्मकता की बात हो रही है, तो वहां पर ये कौन कौन आ जाते हैं? ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर, प्याजे, वाइगोत्स्की आ जाते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। और जहां पर स्मॉल साइंटिस्ट की बात हो गई, ये बच्चे कैसे हैं? स्मॉल साइंटिस्ट हैं, नन्हे वैज्ञानिक के रूप में ये काम करते हैं। तो ये बात किसकी आ जाती है? प्याजे की। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ तक समझ आ रहा है तो एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। जहां अगर आप अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स जहां पर आप लोग जुड़े हुए हैं वहां पर आप शेयर जरूर कीजिएगा। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मींस बाल केंद्रित शिक्षा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार क्वेश्चन सीटेट में देखने को मिलता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या है बाल केंद्रित शिक्षा, ये मैंने एक पूरी अलग से वीडियो बनाई है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर, प्रोग्रेसिव एजुकेशन पर। नहीं देखिए तो देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभव स्टडी फैक्ट्स। बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण, तो ये कभी नहीं होगा कि बच्चा नकल कर रहा है, अनुकरण कर रहा है। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देती है ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। हैंड्स ऑन एक्टिविटी, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जॉन डुई आपने अगर नाम सुना हो तो इस तरीके से मैंने कराई हुई है। उसमें बताया भी है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या है, उनकी जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी है, जो वो खुद से करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अ टीचर कैन हेल्प द चिल्ड्रन टू प्रोसेस अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बाय, जो जटिल परिस्थिति है उसको अगर सॉल्व करना है तो टीचर का काम क्या होगा? जो बड़ा टास्क है उसको भाई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, यही बात होगी। तभी तो जो बच्चा कोई बड़ा टास्क है उसको जल्दी से सॉल्व करने की मतलब एक कोशिश में लगा रहता है, या फिर वो उसको बहुत जल्दी से समझ आ जाता है इन कंपैरिजन टू बिग टास्क। तो कोई भी सहायता नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं है कि आप बच्चों को कोई भी सहायता ना दें, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये कैंसिल हो गया। उस पर भाषण दें, तो केवल लेक्चर देकर अगर चीजें सॉल्व होती तो क्या नहीं था, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। कार्य को छोटे हिस्सों में बांट देंगे, जैसे कोई यहाँ से लेके यहाँ तक का बड़ा टास्क है, सपोज यहाँ पर 15 चैप्टर अगर आपको लर्न करने हैं, कितने चैप्टर?
15 चैप्टर, और अगर आप पर डे इसका टास्क लें कि 3 चैप्टर मैं पर डे लर्न करूंगी तो 5 दिन में ये लर्न हो जाएगा, बाकी के 2 दिन में मैं इसका रिवीजन करूंगी। इस तरीके से कुछ भी अपने टास्क को आपने छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो वो ज्यादा सही लगता है। ब्रेकिंग द टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड राइटिंग डाउन इंस्ट्रक्शन, फिर आप थोड़ी थोड़ी उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे, निर्देश देंगे कि भाई इस तरीके से वो काम आपको करना है। प्रतियोगिता को बढ़ावा, ये इस तरीके से कभी भी कोई बात पॉजिटिव, मैंने कहा ना, जहां पर भी आपको पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा है, अगर आपको आंसर नहीं भी आ रहा है तो आप एक पॉजिटिव पॉइंट को ढूंढें और अपना आंसर टिक करें। सबसे बेस्ट तरीका है ये पेडागोजी को सॉल्व करने का। एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट्स टू रिप्रोड्यूस नॉलेज इन द सेम वे एज इट इज रिसीव्ड, भैया आप शिक्षार्थियों से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो जो नॉलेज आपने उनको दी है वो एज इट इज प्रोड्यूस कर दें, तो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि बच्चा रोबोट थोड़ी ना है कि वो एज इट इज उसको रिप्रोड्यूस कर देगा। तो ये इफेक्टिव असेसमेंट है क्या? बिल्कुल नहीं। कोई प्रभावी आकलन नहीं है, ये बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। प्रॉब्लमेटिक जरूर है। क्यों प्रॉब्लमेटिक है? क्योंकि सबके अनुभव अलग अलग होते हैं, बच्चे अपने अपने अनुभव की व्याख्या जो करेंगे वो अलग अलग होगी। ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं किया जा सकता और ना ही कर सकते हैं, तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? अगर क्लियर हो गई है और आप सबको सेशन पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक जरूर कीजिए, और लाइक से केवल मोटिवेशन मिलता है, और शेयर जरूर कीजिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की। शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है। अगर आप उनको समस्या, कोई भी प्रॉब्लम है, व्हेन स्टूडेंट्स आर गिवन टू अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस प्रॉब्लम इन ग्रुप्स, तो वो क्या काम करता है? स्थिर रखता है, नीचे गिरा देता है, समान रहता है, या फिर बेहतर बनाता है? तो क्या कर देता है? बिकम बेटर, बेहतर बना देता है। किसी भी ग्रुप में जब डिस्कशन होता है तो दो बातें आप अपने पीयर से सीखते हैं, दो बातें वो आपसे सीखता है, तो इस तरीके से यहाँ पर बिकम बेटर, आप चीजों को अच्छी तरीके से सीखने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु ये एक डैश नमूने, इसके यहाँ आपको बताना है कि किस नमूने का अनुगमन करती है। The pace of development varies from one individual to another, but it follows dash pattern. अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित, एडी से छोटी। तो क्या होगा? क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित, सिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली। अगर आपने मेरी डेवलपमेंट वाली थ्योरी नहीं देखी है तो सीडीपी फुल कोर्स बैनुअल स्टडी फैक्ट्स में मिल जाएगी, वो जरूर देखिएगा, क्योंकि हमेशा इससे मतलब पूरा डेवलपमेंट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है ही, बट 2 से 3 नंबर तो आपके वहां से फिक्स हो ही जाते हैं डेवलपमेंट से, तो देख लीजिएगा अगर नहीं देखी है तो। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट, भाई हमें तो पहला पॉइंट ही बिल्कुल सही मिल गया, बट फिर भी हम और दूसरे ऑप्शंस की तरफ भी चलते हैं। एकल आयामी है, ऐसा नहीं है कि यूनी डायमेंशनल है। विकास पृथक होता है, ये भी कैंसिल। और जन्म के साथ प्रारंभ होता है फिर समाप्त हो जाता है, तो ये कैंसिल, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ तो देखते ही साथ बिल्कुल फटाफट डील करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं जिनको हम देखते ही साथ सही कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वाई डू इंडिविजुअल्स डिफर फ्रॉम वन अनदर, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? तो ये सभी को पता होगा, अगर आपने मेरी हेरिडिटी और एनवायरमेंट वाला टॉपिक देखा होगा तो आप इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लेंगे कि वंशानुक्रम और जो वातावरण के बीच जो अन्योन क्रिया है उसकी वजह से ये सब होता है, ड्यू टू इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ये आपने यहाँ पर देखा भी होगा, मैं आपको बता दूं, डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, ये प्रोडक्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ना तो ये योगफल होता है और ना इसका सब्सट्रैक्शन होता है। इसका क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, गुणनफल होता है, प्रोडक्ट होता है। और ये बात की गई थी वुडवर्थ के द्वारा, ये अगर आपने वाली थ्योरी देखी है तो आप बहुत अच्छे से इसको बता देंगे। चलिए, फैमिली प्लेज डैश रोल इन सोशलाइजेशन, अगर आपने सोशलाइजेशन वाली थ्योरी देखी नहीं देखी तो देख लीजिएगा, चैनल पर अपलोडेड है सारी, मैंने वीडियोस का एक प्लेलिस्ट बना रखा है, सीडीपी फुल कोर्स बैनुबा स्टडी फैक्ट्स, तो उसमें देख लीजिएगा आपके बच्चे के जो सामाजिकरण में जो परिवार है, जो फैमिली है, वो कैसा रोल प्ले करती है। तो प्राइमरी के रूप में, सेकेंडरी में आपके नेबर्स आ जाते हैं, टीचर्स, स्कूल्स आ जाता है, और एक्टिव और पैसिव भी बताया। तो पैसिव जो है वो पब्लिक लाइब्रेरी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसका क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पब्लिक लाइब्रेरी है वो कैसा एग्जाम्पल है, तो पैसिव सोशलाइजेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जा। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान वाला जोड़ा है? तो अगर आपने प्याजे की थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ रखी है तो उसकी जो 4 स्टेजेस जो उनके द्वारा दी गई है वो ही इस क्वेश्चन में पूछी गई है, देखी होगी तो आप लोग डेफिनेटली इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर देंगे। तो इसका जो है औपचारिक में अनुकरण करता है क्या? ऐसा नहीं है। सहश्वावस्था में अनुमान, बिल्कुल नहीं भैया, अभी तो बच्चा सहश्वावस्था में। पूर्व संक्रियात्मक में निगमनात्मक डिडक्टिव थॉट कहाँ से जनरेट हो जाएंगे बच्चे में? जो मूर्त संक्रियात्मक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में बच्चा कंजर्वेशन लगाने लगता है, मतलब चीजें समझने लगता है। इस तरीके से ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि ये एक चौड़ा बीकर है और एक ये सकरा पर से पतला वाला बीकर है। देखिए यहाँ पर एक बार और देखते हैं,
ये चौड़ा है और ये सकड़ा लेकिन लंबा है। अगर आप बच्चे से पूछेंगे सेम अमाउंट अगर इसमें वाटर है, बच्चे से पूछेंगे किसमें अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा है, तो वो बोल देगा इसमें। क्यों? क्योंकि उसको केवल लेंथ दिख रही है, केवल एक एस्पेक्ट दिख पा रहा है। लेकिन जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में बच्चा होता है, लगभग 7 से 11 वर्ष का जो बच्चा होता है, वो ये अनुमान लगाने लगता है कि कौन भले ही बाहरी आकृति कैसी भी हो, क्वांटिटी अगर सेम है तो वो हमेशा सेम ही रहेगी, चाहे फिर उसे किसी भी बीकर में क्यों ना डाल दिया जाए। इस तरीके से पूरा सेशन मैंने अच्छे से लिया हुआ है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो वो क्या एक कहीं ना कहीं उसका कॉज एंड इफेक्ट है। मतलब कारण क्या है कि भाई धूप में जल्दी कपड़े जल्दी सूख रहे हैं, कार्य क्या है कि जो कपड़े हैं वो जल्दी सूख रहे हैं, और कारण क्या है? धूप। तो इस तरीके से कार्य कारण कॉज एंड इफेक्ट वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज इट इज आपको 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा गया है, तो देखते चलिएगा। तभी मैं कह रही हूँ कि प्रीवियस ईयर का जितना रोल, सीटेट प्रीवियस ईयर का बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि ये तो मेरा खुद का भी मानना है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है कि सीटेट प्रीवियस ईयर अगर आप कर रहे हैं, केवल प्रीवियस ईयर भी कर रहे हैं, तो यकीन मानिए 60% मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे। मतलब लास्ट 30 डेज में भी अगर आप बार बार सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आराम से आप पासिंग मार्क्स तो ला सकते हैं। आज से भी अगर आप केवल प्रीवियस ईयर पर एक तरीके से कह सकते हैं डिपेंडेंट है या प्रीवियस ईयर ही कर रहे हैं, तो 60% मार्क्स इजीली ला सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाते हैं आगे। पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन है वो वयस्कों से किस प्रकार से भिन्न है, तो ये भी मैंने बहुत अच्छे से एक सेशन में डिस्कस किया है। जो हमारी सीरीज है 50 क्वेश्चंस वाली सीरीज, उसमें मैंने डिस्कस किया है। नहीं देखा है तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो बच्चों का सोचना होता है वो उस प्रकार में अलग हो सकता है। बच्चा हो सकता है एक चॉकलेट के लिए रो रहा है, एक टॉय के लिए रो रहा है, तो उसका जो प्रकार है वो अलग हो सकता है, लेकिन मात्रा तो बिल्कुल सेम रहेगी, अमाउंट तो सेम ही रहेगा, काइंड डिफरेंट हो सकता है। आप पेन पेपर या चॉकलेट टॉय के लिए नहीं रो रहे हैं, आप अपने एग्जामिनेशन में फेलियर के कारण रो रहे हैं, तो मात्रा तो सेम है। दुख उसको भी है कि उसका वो टॉय उसको नहीं मिला या टूट गया या चॉकलेट नहीं मिली, लेकिन प्रकार अलग अलग है। ये बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 2 बार पूछा गया है, तो आगे भी पूछे जाने की संभावना है इसकी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग? तो एक आधारभूत सहायता स्कैफोल्डिंग, आप सभी को पता होगा स्कैफोल्डिंग क्या होती है। ये एक तरीके से मचान का काम करती है। तो शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देकर, केवल भाषण देकर आप किसको कब तक मोटिवेट कर सकते हो, तो ये बात बिल्कुल कैंसिल हो गई। प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, ये तो बिल्कुल कैंसिल है। मूर्त और अमूर्त आप उपहार दे दें तो केवल रिवॉर्ड से कुछ नहीं होता है। और अनुबोधन और संकेत दें और नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछा, मतलब आप उनको क्यूज दें और क्रिटिकल जजमेंट के लिए मतलब आप उनसे क्वेश्चंस पूछें, ये बिल्कुल सही है। स्कैफोल्डिंग दी जाती है, हेल्प की जाती है बच्चों की जहां पर वो गलती कर रहे हैं उन सबसे बचने के लिए। तो इस तरीके से अगर आप सेशंस देखे हैं ना, आपने वो 20 सेशंस की जो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक बार आप खुद से देखिएगा, फिर आपको समझ आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं। सीडीपी फुल कोर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा नहीं कि मतलब कोर्स बना हुआ है तो आपको पैसे देने, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की, तो जो बच्चे हैं वो सीखते हैं, परिपक्व मैच्योरिटी की बात नहीं की वाइगॉस्की ने, अनुकरण की बात जेरोम वो बेंड्यूरा ने की है, एल्बर्ट बेंड्यूरा ने की है। वयस्कों और समवयस्कों के साथ पीयर्स की बात की है हमारे वाइगॉत्स्की ने। तो बाय इंटरेक्टिंग विद एडल्ट्स एंड पीयर्स की बात किसने की है? वाइगॉत्स्की ने। ये कुछ वीडियोस अगर आप देख लेते हैं ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगी कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछ रहे हैं। और ये प्रीवियस ईयर तो सबसे अच्छा माध्यम है ही। कोलबर्ग के द्वारा, जो अगर आपने कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत देखा होगा, तो ये क्वेश्चंस तो आप बिल्कुल बिना देख मतलब देखते ही साथ सॉल्व कर लेंगे, बिना देखे तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो नैतिक विकास के जो चरण है, मोरल डेवलपमेंट के जो स्टेजेस दी हैं, वो कोलबर्ग के द्वारा दी गई हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज इल्यूस्ट्रेटिव ऑफ अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम? बाल केंद्रित जो हमारी कक्षा है उसको प्रदर्शित कौन सा स्टेटमेंट कर रहा है? तो देखते हैं, कक्षा जिसमें पाठ्यपुस्तक एक मात्र संसाधन हो, तो केवल पाठ्यपुस्तक एक मात्र संसाधन के रूप में काम नहीं कर सकती, और भी फैक्टर्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं, ये तो बढ़िया बात है, और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। चलिए जब आंसर हमें यही मिल गया है तो मुझे नहीं लगता और पढ़ना है, चलिए पढ़ लेते हैं, फिर भी दंड से संचालित, ये कैंसिल हो जाएगा। और फोर्थ वाला ऑप्शन क्या कह रहा है? नोट लिखा दो और मेमोराइज करने के लिए बोल दो, रट्टाफिकेशन याद करने के लिए बोल दो, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा हमारा। यहाँ पर है कि भाई समूहों में जा जाकर टीचर देख रही है और बच्चे ग्रुप्स में बैठे हो, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बुद्धि है, तो बुद्धि क्या है?
तो एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता, सामर्थ्यों का समुच्चय, सेट ऑफ कैपेबिलिटीज है, पूरा का पूरा एक सेट लगता है, अलग अलग बुद्धि है। अगर आपने इंटेलिजेंस की थ्योरी वाला सेशन नहीं देखा है जिसमें मैंने हॉवर्ड गार्डनर की अलग से करवाई है, उसके बाद थर्स्टन की भी करवाई है, फिर उसके बाद स्पीयरमैन जो यूनिफैक्टर थ्योरी, अल्फ्रेड बिने के द्वारा टू फैक्टर थ्योरी, स्पीयरमैन के द्वारा ये कुछ है, ट्रायर्किक थ्योरी है, ये सारे के सारे सेशंस मैंने लिए हैं, तो एक बार आप जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड इज पीरियड ऑफ, जो प्रारंभिक बचपन है वो भाषा विकास के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव पीरियड है, बहुत ही ज्यादा कैसा है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव पीरियड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। आर टीचर रिमार्क्स इन को एजुकेशन क्लास टू बॉयज बी बॉय एंड डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स। तो ये कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप बता रहा है, रूढ़िबद्धता बता रहा है कि आप लड़के हो और लड़कियों की तरह मत रो। ऐसा तो कहीं भी नहीं कि केवल लड़कियां ही रोती हैं, बॉयज में भी इमोशंस होते हैं, तो दे ऑल्सो कैन क्राई। बट यहाँ पर जो टीचर है वो रूढ़िबद्धता का काम कर रही है कि जो लड़के और लड़कियों में भेदभाव की जो रूढ़िबद्ध धारणा है उसको प्रकट किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में जबकि हमसे यही पूछा गया था तो हमारा आंसर यही होगा। असेसमेंट, आकलन क्या है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई असेसमेंट है क्या, आकलन क्या है। तो प्रतियोगात्मक भावना बच्चों में भर दो, बिल्कुल नहीं, कैंसिल हो गया। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव बनाओ, सीखने में सुधार का एक तरीका है, ये ठीक लग रहा है। और लेबलिंग, ये तो भाई हमेशा कैंसिल होता ही है। तो इज अ वे टू इम्प्रूव लर्निंग, ये असेसमेंट है। असेसमेंट क्या होता है, आकलन किया जाता है कि कहाँ पर बच्चा वीक है, कहाँ पर क्या पॉइंट उसका स्ट्रेंथ है, इस तरीके से असेस करना। ठीक, वो क्या कहलाता है, असेसमेंट। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, बच्चा खुद से कर रहा है, एज लर्निंग। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इंक्लूसिव एजुकेशन पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा पर, वो भी अगर नहीं देखी तो देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समावेशी या समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन है कि बच्चे कुछ सीख ही नहीं सकते, ये तो सबसे बेकार बात है। ये सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ये बिल्कुल सही बात है। चाहे बच्चा गरीब हो, चाहे बच्चा अमीर हो, चाहे बच्चा होशियार हो, चाहे बच्चा थोड़ा सा कमजोर हो, क्योंकि सभी जो बच्चे हैं अपने आप में विशिष्ट होते हैं। तो कभी किसी को लेबलिंग नहीं देनी है, कभी किसी को आप उनके जो आर्थिक स्थिति है या जो उनका बैकग्राउंड है उसके बेस पर भी आप कभी उनको लेबलिंग नहीं करेंगे। ठीक, तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और बच्चे ईश्वर विशेष ये सब ये कुछ भी नहीं है, फालतू है। एक विश्वास है कि अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। कुल 7 क्वेश्चंस और रह गए हैं, 6 क्वेश्चंस रिमेनिंग। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए जो उनको डिसएडवांस्ड बैकग्राउंड से वो लोग जो हैं या जो वंचित रह गए उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो उनके बारे में ये जानकारी जुटाने का प्रयास करें। और उन्हें कक्षा में जो होने वाली चर्चा है उसमें शामिल करें। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको पीछे रख दिया जाए कि नहीं आप लोग कुछ नहीं जानते हैं और आप लोग को क्लासरूम डिस्कशन में शामिल नहीं किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उनके बारे में और जानो, समझो और उनको भी क्लासरूम डिस्कशन में इन्वॉल्व करो। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम नियोग्यता की पहचान करता है। तो अगर आपने अभी तक लर्निंग डिसेबिलिटी वाली वीडियो नहीं देखी है, मैं बोल रही हूँ आपसे, लगभग 20 सेशंस मैंने लिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर अभी तक नहीं देखी तो देख लीजिए, एक प्लेलिस्ट पूरी बना दी है उसमें, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक में दे दूंगी। तो यहाँ पर जो बच्चा बी को डी, 100 को वॉज को 100, या फिर डॉग को गॉड, या फिर 21 को 12, तो वो क्या है, इसको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है, पठन विकार संबंधी जो विकार है, या डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर, ये सब मैंने पूरा कराया, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। चाइल्ड हु कैन पार्शियली, बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए। ऐसा कहाँ लिखा है कि अगर बच्चा आंशिक रूप से, इवन जो बच्चे नहीं भी देख सकते उनके लिए भी ब्रेल स्क्रिप्ट इसीलिए तो खोजी गई है कि बच्चा बस ऐसा ना हो कि वो अशिक्षित रह जाए। उसे अलग संस्थान में डालने की ऐसा कुछ नहीं, उसको नियमित स्कूल में डालो, बट उसके साथ कुछ विशेष प्रावधान रखो। विशेष प्रावधान इट मींस ऐसा नहीं है कि अगर उसको देखने में प्रॉब्लम है तो आप प्रोजेक्ट पर ही पढ़ाए जा रहे हो, पहले से उसको प्रॉब्लम है फिर और प्रॉब्लम क्रिएट कर दो। ऐसा हो सकता है कि आप ऑडियो वाली जो सीडीज है वो उनको चालू करें, तो उनको सुनने में सही से समझ आ सकता है। ब्रेल स्क्रिप्ट का आप यूज कर सकते हैं उनको देखने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि जिसको हियरिंग प्रॉब्लम है आप उसको सीडी सीडी लगाकर बस आप बोले जा रहे हैं, उनको चीजें दिखाओ। ऐसा होता भी है और बहुत केसेस में देखा भी गया है कि टीचर बिल्कुल बच्चे की जो प्रॉब्लम है उन पर ध्यान नहीं देते हैं, बस जो उनको ठीक लगता है वो उसी अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रेगुलर स्कूल में तो रखो, लेकिन उनके साथ स्पेशल प्रोविजंस दो। जहां पर भी उन्हें प्रॉब्लम है, अगर वो थोड़े से धीरे सीख पाते हैं तो आप गिफ्टेड स्टूडेंट्स प्लस जो थोड़ा धीरे सीख पा रहे हैं उनको साथ में लेकर किस प्रकार से चलते हैं, ये सभी प्रावधान आप लोगों को ध्यान में रखने चाहिए एज अ टीचर। तो हमसे सीटेट जो है वो क्या पूछता है, वो यही तो पूछता है कि बच्चे के हित में क्या है। तो कभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा है तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। बस एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचकर, मतलब हर जगह टीचर ही नहीं देखना है कि भाई टीचर हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम है तो उसको बिल्कुल स्कूल से ही निकाल दो। एक बच्चे की नजरिए से देखना और बिल्कुल डेफिनेटली आपके सारे क्वेश्चन के आंसर सही होते चले जाएंगे। लर्निंग क्या है भाई, सीखना क्या है।
तो कहीं ना कहीं जो सीखना है वो लर्निंग जो है वो सीखने वाले संवेगों से प्रभावित होती है, क्योंकि ये सभी आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे है, ये इससे कनेक्टेड है, यहाँ ये कनेक्टेड है, यहाँ ये वाला कनेक्टेड है, तो ये आपस में गुथे हुए हैं, कनेक्टेड है। तो ये जो सीखना है वो संवेगों से प्रभावित होता है। लास्ट दो क्वेश्चंस और, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? भाई डिस्करेज कर दो बच्चों को, ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप बच्चे को डिस्करेज करें। लेक्चर मोड बहुत बहुत ज्यादा, मतलब व्याख्या प्रस्तुत करें व्याख्यान के रूप में, तो ऐसा नहीं है। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए और शिक्षार्थियों के साथ चर्चा जरूर करो, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। चर्चा कीजिए आप बच्चों के साथ, उनको अच्छा लगता है, उनको समझ में भी बहुत अच्छे से आता है, और उनके बारे में भी, उनके पर्सपेक्टिव जानने की भी कोशिश कीजिए, ना केवल अपने पर्सपेक्टिव उन पर थोपने की। प्राथमिक विद्यालय की कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? तो शिक्षक का अनुकरण और नकल कर लो, तो केवल अनुकरण और नकल करने से क्या हो जाएगा? तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर है जांच पड़ताल करो, प्रश्न पूछो, वाद विवाद डिबेट कंपटीशन में भाग लो, ये बहुत बिल्कुल सही दिख रहा है, पर फिर भी और पढ़ लेते हैं। उत्तरों की नकल करना ये बिल्कुल गलत है। फिर उसके बाद याद करना, ये तो और भी ज्यादा गलत है, क्योंकि मेमोराइजेशन रट्टाफिकेशन पर तो कभी भी नहीं होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। आज के लिए लास्ट है, और आप सेशन में बताइएगा कि आपको किस तरीके का लगा ये सेशन। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, जब वे किस गतिविधि में भाग लें? जब कि उनको दूसरों के सामने अच्छा करने का दबाव हो। अपनी रुचि से अगर वो करेंगे, अपने इंटरेस्ट से करेंगे, तो ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो इस तरीके से गाइज हमारे 30 क्वेश्चंस जो हैं, एक सेट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, ये पूरा कंप्लीट होता है। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं सीटेट में, तो बहुत ही ज्यादा, मतलब 60% आज से भी अगर आप सीटेट प्रीवियस ईयर उठा रहे हैं तो 60% मार्क्स तो आप इजीली ला सकते हैं। सेशन पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।